बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागज़ी क़यामत। इमरान शरीफ, मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। सफदर मादाम को होश में ले आने की कोशिशों में मसरूफ़ था कि इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, जोसेफ, तुम बाहर जाकर पहरा दो और सुनो, अगर किसी मेंबर की तरफ से कार के ब्रेकों का मखसूस कोड सुनाई दे तो मुझे ज़रूर इत्तला देना, क्योंकि मुझे खतरा है कि कोई ना कोई तो इस लड़की का पता करने ज़रूर आएगा। इमरान ने कहा, तुम बेफिक्र रहो बॉस, मैं जंगली मकड़े की तरह पूरी तरह चौकन्ना होकर पहरा दूंगा, और आदमी तो आदमी, मक्खी भी तुम तक ना पहुंच सकेगी। जोसेफ ने जवाब दिया और फिर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। अब कमरे में इमरान, सफदर और तनवीर बाकी रह गए थे। सफदर की कोशिशें जल्द ही रंग ले आईं और वह लड़की होश में आ गई। होश में आते ही इसने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, मगर जाहिर है सफदर ने इसे इस तरह बांधा था कि इसके सिवाय सर हिलाने के और हरकत नामुमकिन होकर रह गई थी। हाँ तो मोहतरमा, अब जल्दी से अपना हुदूद अरबा तफसील से बता दो, इमरान ने आगे बढ़ते हुए लड़की की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। इमरान के चेहरे पर इस कदर संजीदगी थी कि सफदर और तनवीर दोनों इसका ये रूप देखकर हैरान हो रहे थे। बताया तो है कि मेरा नाम गार्शिया है और मैं जेरी से मिलने आई थी, लड़की ने बड़े चिल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया। और इमरान, जो इस लड़की की आंखों में मुसलसल देख रहा था, एक तवील सांस लेकर रह गया। वो लड़की की टाइप को समझ गया था कि ये लड़की तशद्दुद के सामने नहीं झुकेगी और इतनी चालाक व यार है कि किसी किस्म का बहलावा भी काम नहीं दे सकता। इसलिए वो कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था जिससे लड़की जल्द अज जल्द असल राज उगल दे, क्योंकि इमरान की छठी इस बार उसे खबरदार कर रही थी कि इस इमारत में ज़्यादा देर तक ठहरना खतरनाक साबित हो सकता है। मगर वो मजबूर था, क्योंकि शहर में इसकी नज़र में ऐसी कोई इमारत ना थी जहां वो इस लड़की को लेकर जाता। और फिर इसी लम्हे इमरान के जहन में एक दिलचस्प तरकीब आ गई। उसे यकीन था कि ये लड़की इस तरकीब से सब कुछ बता देगी। गो तरकीब इंतहाई मज़ा का खेज थी, लेकिन इमरान औरतों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए इसने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की हर आदमी के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए मेरा ख्याल है कि पहले इसे बूढ़ा कर दिया जाए, फिर इससे बात की जाए। वो इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो किस तरह? मैं समझा नहीं। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, देखो, अगर हमने इसके दांत तोड़ दिए तो ये नए लगवा लेगी, नाक काट दी तो प्लास्टिक सर्जरी से दूसरी नाक लेगी। आंखें निकालना बहुत बड़ा जुल्म है और मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। अलबत्ता इसे बूढ़ा करने की एक तरकीब ऐसी है जिसका कोई मदावा नहीं। ये इस उम्र में भी 60 साल की बूढ़ी लगेगी और कोई आदमी इसकी तरफ एक नज़र भी उठाकर देखना गवारा ना करेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर किस तरह? इस बार तनवीर से रहा ना गया तो वो बोल पड़ा। इसकी समझ में ये बात ना आ रही थी कि 20 साल की लड़की को 60 साल की बुढ़िया आखिर कैसे बनाया जा सकता है, और वो भी इस तरह कि वो फिर से ठीक भी ना हो सके। सीधी सी बात है कि इस पर 40 साल मजीद गुजार दिए जाएं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 20 साल होगी। 40 साल गुजर जाएंगे तो ये 60 साल की हो जाएगी, और फिर चाहे ये कुछ भी करे, दोबारा 20 साल की नहीं हो सकती। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे कोई शुबदा का शुबदा दिखाने से पहले हाजिरीन को इंतहाई तजस्सुस तक ले जाता है। क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? क्या हम 40 साल तक इसके सर पर खड़े वक्त गुजरने का इंतजार करते रहेंगे? तनवीर ने छिलाए हुए लहजे में कहा। नहीं दोस्तों, ये 40 साल 10 मिनटों में गुजर जाएंगे। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इंसानी जिस्म में बुढ़ापा इस तरह आता है कि वह गुजरने के साथ साथ इंसानी जिस्म में मौजूद रगें सुस्त होती चली जाती हैं और खलियों की हरकत आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। ये अमल चूंकि इंतहाई आहिस्तगी से होता है, इसलिए महसूस नहीं होता, और वक्त गुजरने के साथ साथ आदमी बूढ़ा होता चला जाता है। मेरे पास एक ऐसी दवा है जो इस अमल को इंतहाई तेज कर देती है, और जो काम 1 साल में होता है वो 1 सेकंड में हो जाता है। इस तरह इस दवाई की एक खुराक 10 मिनट में इस लड़की को 40 साल आगे धकेल देगी, और फिर ये लाख प्लास्टिक सर्जरियां कराए लेकिन जवानी वापस ना हासिल हो सकेगी। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और कोट की एक खुफिया जेब से इसने एक छोटी सी शीशी निकाली जिससे वो दो छोटी छोटी गोलियां पड़ी हुई थीं। मगर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? सफदर ने पूछा। फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी क्या होगा?
हम ज्यादा देर तो इस इमारत में ठहर नहीं सकते और मेरा ख्याल है कि ये लड़की गैर अहम और आम सी लड़की है, जैसी बदमाशों की महबूबाएं होती हैं। बस इसे जरा सी सजा देना चाहता हूँ, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। और फिर उसने शीशी का ढक्कन खोलकर इसमें से एक गोली निकालकर हथेली पर रख ली। मादाम जो गहरी नजरों से इमरान को देख रही थी, इसकी संजीदगी देखकर दिल ही दिल में लरजने लगी। उसे यकीन ना आ रहा था कि ऐसी कोई दवा हो सकती है, मगर वो जानती थी कि ऐसी दवा का होना नामुमकिनात में से भी नहीं है। अगर वाकई इसमें इस गोली में ऐसी तासीर हुई तो वो एकदम 70 साल की बुढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उसे मालूम था कि इसकी उम्र 20 नहीं 30 साल है। वो इसी तजबजब में थी कि इस बात को सच समझे या नहीं। इसका मुंह खोलो सफदर, मैं ये गोली इसके हलक में उतार दूं, फिर देखना कि क्या तमाशा होता है। इमरान ने गोली उंगलियों में पकड़ते हुए बड़े संजीदा लहजे में सफदर से मुखातिब होकर कहा, और सफदर ने मादाम का मुंह खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ठहरो, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि तुम मुझे नफसियाती डोज दे रहे हो, मादाम ने बैक वक्त मुतजाद बातें करते हुए कहा। और इमरान समझ गया कि इसकी तरकीब कारगर रही है। लड़की के दिल में अंदेशे जाग उठे थे और यही वो चाहता था। अभी पता चल जाएगा मोहतरमा, सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ। चलो सफदर, जल्दी करो, ख्वाह वक्त जाया हो रहा है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और सफदर ने एक बार फिर आगे हाथ बढ़ा दिए। ठहरो, खुदा के लिए रुक जाओ, तुम जो पूछना चाहते हो मैं बता देती हूँ, मगर ऐसा ना करो, मेरी जवानी मुझसे ना छीनो, आखिरकार मादाम ने हथियार डालते हुए कहा। और क्यों ना डालती, कुछ भी हो, थी तो वो औरत, और औरत जितना भी बुढ़ापे से डरती है, इतना मौत से भी नहीं डरती। क्या बताना चाहती हो, जल्दी बताओ, हमारा वक्त जाया ना करो, इमरान ने यूं कहा जैसे अब उसे मादाम के बयान से कोई दिलचस्पी बाकी ना रह गई हो। मैं मादाम कैट हूँ, ये सेक्शन 9 का हेडक्वार्टर है। मुझे मैडम कैट ने बताया था कि तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो, इसलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें कत्ल कराना चाहती थी। इसीलिए तुम्हें हेडक्वार्टर बुलाने की बजाय मैं खुद यहाँ चली आई। मादाम ने तेजी से सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मादाम कैट और मैडम कैट, क्या मतलब? क्या तुम हमें बिल्लियों के चक्कर में उलझाकर हमारा वक्त जाया करना चाहती हो? इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। तो मैडम कैट को नहीं जानते? ये वो तंजीम है जिसे दुनिया को हिलाकर रख दिया है, एक्रीमिया की पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया है। अगर एक्रीमिया के पास सोने के हंगामी जखीरे ना होते तो इस वक्त एक्रीमिया पर हमारी हुकूमत होती, मादाम ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। औरत जब अपनी बड़ाई दिखाने पर आती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि वो किसके सामने और किस मौके पर क्या कह रही है। सुपर पावर्स की एक टीम तुम्हारे मुकाबले के लिए आई थी, जिसमें इनके टॉप सीक्रेट एजेंट शामिल थे, इनका क्या हुआ? इमरान ने गोली को उंगलियों में नचाते हुए पूछा। ओह, वो टॉप सीक्रेट एजेंट, इनमें 3 मर्द और 3 औरतें थीं। ये औरतें तो आफत की पर काला थीं, मरते मरते भी हमारी करोड़ों रुपए की जाली करेंसी छापने वाली मशीनें और असलहे का बहुत बड़ा स्टोर तबाह कर गई। अलबत्ता वो 3 मर्द तो बिल्कुल बुद्धू थे। यहाँ आने से पहले मैं इन्हें कत्ल करके आई हूँ। इनकी लाशें मैंने कोल्ड रूम में रखवा दी हैं, ताकि मैडम कैट जब आए तो खुद देख लें, मादाम ने जवाब दिया। मैडम कैट कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो एक्रीमिया में है और कल वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगी, मादाम ने जवाब दिया। इसका हुलिया बताओ, इमरान ने पूछा। हुलिया? उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसकी आवाज़ सुनाई देती है और निशान के तौर पर स्याह रंग की बिल्ली सामने आ जाती है, मादाम ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। हेडक्वार्टर का मुकम्मल नक्शा और तमाम कोड्स बताओ, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मादाम कुछ बताती, अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक नौजवान तोप से निकले हुए गोले की तरह ठीक इमरान के कदमों में आ गिरा। और इसी लम्हे कमरे से बाहर टॉमी गने चलने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर जोसेफ के हलक से निकलने वाली भयानक चीख से गैलरी तो एक तरफ, कमरा भी गूंज उठा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि इमरान समेत सब चंद लम्हों के लिए शजदर खड़े रह गए। इनके जहनों के शायद किसी कोने में भी ये तस्वुर ना था कि मादाम के साथी इस तरह अचानक इन पर चढ़ दौड़ेंगे। और फिर इनकी हैरत के यही लम्हे इन पर बहुत भारी पड़े, क्योंकि इमरान के कदमों में आकर गिरने वाला नौजवान जमीन पर गिरते ही बिजली की तरह तड़पा, और दूसरे लम्हे इमरान इसके हाथों पर उठता चला गया, और पलक झपकने में इसने इमरान को इसके पीछे खड़े हुए सफदर और तनवीर पर दे मारा। और फिर वो तीनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर पड़े। फिर इससे पहले कि वो तीनों उठते, इसने इंतहाई फुर्ती से कंधे से लटकी हुई टॉमी गन उतारी और इसका रुख इन तीनों की तरफ करके उसे ट्रैगर पर उंगली रख दी। ठहरो, इन्हें कत्ल ना करना। अचानक मादाम की करख्त आवाज कमरे में गूंजी और इंचार्ज की ट्रैगर पर तड़पती हुई उंगली
यकलख्त ट्रैगर से हट गई। इसी लम्हे नंबर 11 भी टॉमी गन संभाले दरवाजे में नमोदार हो गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो, मादाम के एक फिक्रे ने तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे और बढ़ा दिए हैं, इंचार्ज ने इंतहाई करख्त लहजे में इमरान और सफदर और तनवीर से मुखातिब होकर कहा। और इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। इसकी वजह से सफदर और तनवीर को भी मजबूरन हाथ ऊपर उठाने पड़े, वरना इनकी खोपड़ियां घूम चुकी थी और वो शायद टॉमी गनों की परवाह किए बगैर इन दोनों से टकरा जाते। दीवार से लगकर खड़े हो जाओ, मुंह दीवार की तरफ कर लो, जल्दी करो। अचानक एक और हुक्म जारी हुआ और फिर सबसे पहले इमरान घुमा और सफदर और तनवीर ने भी इसकी पैरवी की। 11 मादाम को रस्सियों से आज़ाद कराओ और इन तीनों को अच्छी तरह बांध दो, इंचार्ज ने दूसरे टॉमी गन बर्दार से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो ये हमें चूहों की तरह मार डालेंगे, सफदर ने उर्दू में करीब खड़े इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह इनके हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाऊं, और कोई बात नहीं, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। अरे, ये तुम किस जबान में बातें कर रहे हो? बंद करो ये बातें, वरना गोलियों से भून डालूंगा, इंचार्ज ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यानी हमें भूनोगे तुम? इमरान ने अचानक मुड़ते हुए कहा। ऑफिस से पहले कि इंचार्ज कुछ समझता, इमरान का बाजू बाजू बिजली की तरह हरकत में आया और इंचार्ज के हाथों में टॉमी गन निकलकर उड़ती हुई दूर कमरे के कोने में जा गिरी। नंबर 11 टॉमी गन एक तरफ रखे मादाम की रस्सियां खोलने में मसरूफ था, इसलिए कि वो इंचार्ज की कोई मदद ना कर सका। और सफदर और तनवीर दोनों इस पर पिल पड़े। इधर जैसे ही इमरान की जर्ब से इंचार्ज के हाथों से टॉमी गन निकली, इसकी एक लात इंतहाई तेजी से हरकत में आई। अगर इसके मुकाबले में इमरान की बजाय कोई और होता तो इसके इस अचानक और खौफनाक दाव से इसका बच निकलना नामुमकिन हो जाता और पसलियों पर पड़ने वाली भरपूर लात मद्दे मुकाबिल को सातवें आसमान की सैर भी जरूर करा देती। मगर मुकाबले में तो इमरान था। जैसे ही इंचार्ज की लात हरकत में आई, इमरान उछलकर एक कदम पीछे हटा और फिर जैसे इसकी लात कौस की सूरत में नीम दायरा बनाती हुई इमरान के पेट के सामने से गुजरी। इमरान हवा में उछला और इसकी दोनों टांगें इंतहाई कोत से इंचार्ज के सीने पर पड़ी और इंचार्ज चीख मारकर फर्श पर जा गिरा, जबकि इमरान हवा में कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा हो गया। इंचार्ज ने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, मगर इमरान की दोनों लातें किसी मशीन की तरह हरकत में आ गईं और फिर इंचार्ज के पहलू में इस तरह इमरान के बूटों की जरबें पड़नी शुरू हो गईं कि दोनों पैरों की जरबों के दरमियान शायद पलक झपकने का भी वक्फा ना आता। इंचार्ज ने करवट बदलकर इसकी जरबों से दूर होना चाहा, मगर दूसरी तरफ कमरे की दीवार थी, इसलिए वो हिल भी ना सका और फिर इसके हलक से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। चीखें आहिस्ता आहिस्ता गुड़गड़ाहट में बदलने लगी थी और इसके नाक और मुंह से खून के फवारे फूट पड़े और इसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। इमरान की बेपनाह और मुसलसल जरबों से इसका दिल फट गया था। इधर सफदर और तनवीर ने दूसरे आदमी को मार मार कर बेहाल कर दिया था और उन्होंने भी हाथ इस वक्त रोके जब वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। मादाम कुर्सी से बंधी बैठी आंखें फाड़े ये सब सूरत हाल देख रही थी। उसे शायद यकीन ना आ रहा था कि मर्डर सेक्शन के आदमी भी इतनी आसानी से मारे जा सकते हैं। इमरान तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा, जहां से उसने जोसेफ की चीख सुनी थी, और फिर उसे जोसेफ दरवाजे के करीब ही फर्श पर पड़ा हुआ नजर आ गया। एक गोली इसकी पसलियों में घुस गई थी और वहां से खून तेजी से उबल रहा था। जोसेफ की हालत बेहद खराब थी। सफदर, इमरान ने चीखकर कहा। यस, सफदर ने करीब आते हुए पूछा। इसे उठाकर फौरन किसी अस्पताल पहुंचाओ, इसे फौरी तिबी इमदाद ना मिली तो ये मर जाएगा, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। हो सकता है इन दोनों के और साथी बाहर मौजूद हों, सफदर ने झुककर जोसेफ को उठाकर कंधे पर लादने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा करो कि इसे मादाम की कार में डालकर ले जाओ, वो कार चल सकती है। कार वहीं अस्पताल में छोड़कर तुम सीधे व्हाइट पार्क में आ जाना, इमरान ने तेज लहजे में हिदायत देते हुए कहा और सफदर सा हिलाता हुआ इंतहाई तेजी से बरामदा पार करके फाटक के करीब मौजूद कार की तरफ बढ़ता चला गया। और फिर इमरान इस वक्त तक बाहर बरामदे में ही खड़ा रहा जब तक सफदर मादाम की कार लेकर फाटक से निकल ना गया, और अभी वो पलटने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे बाहर से टॉमी गने चलने की आवाज सुनाई दी। मगर पहले ही राउंड के बाद फायरिंग खत्म हो गई और इमरान झपट कर एक सतून की आड़ में हो गया। वो समझ गया कि अंदर आने वालों के बाकी साथी बाहर मौजूद हैं और उन्होंने सफदर की कार पर फायरिंग की होगी। और फिर इसी लम्हे दो नौजवान दौड़ते हुए फाटक के अंदर आए। इनके हाथों में टॉमी गनें मौजूद थीं और वो बड़े चौकन्ना अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। इमरान चूंकि सतून की आड़ में था, इसलिए वो दोनों उसे देख ना सके
और फिर शायद इमारत को खाली समझकर वो सीधे बरामदे की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इमरान इस वक्त खाली हाथ था, इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। उसे सिर्फ तनवीर की तरफ से खतरा था कि वो आने वालों की आहट सुनकर कहीं बाहर ना निकल आए। अभी इन दोनों टॉमी गन बरदारों ने आधा ही रास्ता तय किया होगा कि इमरान को गेट पर कैप्टन शकील नजर आया। इसके हाथों में अभी तक ब्रेन गन मौजूद थी। शायद वो तजस्सुस के दौर पर मजबूर होकर अंदर आया था। और फिर जब इसने दो टॉमी आदमियों को टॉमी गने उठाए, तेजी से इमारत की तरफ बढ़ते देखा तो इसे ब्रेन गन सीधी कर ली। खबरदार, रुक जाओ, कैप्टन शकील की कड़कदार आवाज सुनाई दी और बरामदे की तरफ आने वाले किसी चीते की तरह पलटे। इनके हाथों में पकड़ी हुई टॉमी गने पलक झपकने में सीधी हुई। मगर दूसरी तरफ कैप्टन शकील था। इनके पलटते ही से इंतहाई फुर्ती से छलांग लगाई और वो उड़ता हुआ फाटक के करीबी सतून की आड़ में हो गया और टॉमी गनों से निकलने वाली गोलियां सीधी फाटक के एक पट से टकराईं। इसी में कैप्टन शकील की ब्रेनगन से शोले लपके और लौंडो इंसानी चीखों से गूंज उठा। ब्रेनगन से निकलने वाली गोलियों ने इन दोनों को संभलने का मौका दिए बगैर छलनी कर दिया था। इन दोनों के नीचे गिरते ही इमरान सतून की आड़ से बाहर आ गया। इधर कैप्टन शकील भी बाहर आ गया और शायद गोलियां चलने की आवाज ने कमरे में मौजूद तनवीर को भी बाहर खींच लाने पर मजबूर कर दिया था। वो भी हाथ में ब्रेन गन पकड़े बाहर बरामदे में आ गया। कैप्टन शकील, फौरन आओ, जल्दी करो, इमरान ने चीखकर कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा और खुद भी वापस कमरे की तरफ भाग पड़ा। तनवीर भी सोचे समझे बगैर इसके पीछे दौड़ पड़ा। कमरे में मादाम इसी तरह कुर्सी से बंदी बैठी थी, जबकि नंबर 11 बदस्तूर बेहोश पड़ा हुआ था। ये बाहर क्या हो रहा है? मादाम ने पूछना चाहा, मगर दूसरे लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और मादाम का चेहरा कनपट्टी पर मुक्का खाकर घूम गया। जर्ब इतनी जच्ची तुली थी कि एक ही जर्ब से मादाम बेहोश हो गई। इसे खोलकर कांधे पर उठा लो, जल्दी करो, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा और तनवीर के हाथ तेजी से मादाम की रस्सियां खोलने में मसरूफ हो गए। कैप्टन, इस बेहोश आदमी को उठाकर कांधे पर ला दो और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इमारत से बाहर निकलो। मुझे यकीन है कि गोलियों की आवाजें चंद ही लम्हों में पुलिस को यहाँ खींच कर ले आएंगी। और फिर चंद लम्हों बाद वो तीनों दौड़ते हुए फाटक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। कैप्टन शकील के कांधे पर नंबर 11 और तनवीर के कांधे पर मादाम लदी हुई थी। अब इमरान एक फैसला को इकदाम करने का प्रोग्राम बना चुका था। इमारत से बाहर निकलकर जैसे वो एक करीबी गली में पहुंचे, सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान भी वहीं पहुंच गए। सब लोग मुख्तलिफ टैक्सियों से हाइड पार्क पहुंचो। तनवीर और कैप्टन शकील, तुम भी टैक्सी कर लेना और इनकी बीमारी का बहाना बना लेना। मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, इमरान ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा और फिर वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। बाकी मेंबर्स भी इसके आगे बढ़ते ही तेजी से गलियों में बिखरते चले गए, क्योंकि पुलिस कारों के चीखते हुए हॉर्न अब तेजी से नजदीक आते जा रहे थे। इमरान मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ उकबी सड़क पर जा निकला और फिर चंद लम्हों बाद उसे एक टैक्सी मिल गई। कासाब्लांका कॉलोनी ले चलो, जल्दी, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 10 मिनट तक मुख्तलिफ सड़कों पर टैक्सी दौड़ाने के बाद वो मुतवस्त दर्जे के मकानात से पुर एक कॉलोनी में दाखिल हो गए। कॉलोनी आ गई है, आपने किस नंबर पर जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। 140, इमरान ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी एक दरमियानी सड़क पर डाल दी। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक 2 मंजिला मकान के सामने जाकर रुक गई। दरवाजे पर 140 के हरूफ चमक रहे थे। इमरान तेजी से बाहर आया और फिर से देखा, मीटर देखकर टैक्सी का किराया अदा किया। जब टैक्सी आगे बढ़कर इसकी नजरों से ओझल हो गई तो तेज से कदम उठाता मकान के बरामदे में आया और इसने कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। इसे इस वक्त तक बटन से उंगली ना हटाई जब तक सामने का दरवाजा एक धमाके से खुल ना गया। दरवाजे पर एक मोटा सा आदमी सख्त छिलाहट के आलम में नमूदार हुआ। क्या मुसीबत आ गई है? मोटे ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। प्रिंस ऑफ डंप, अगर मुसीबत है तो मुसीबत हाजिर है मिस्टर फ्रैंक, इमरान ने मुस्कुराते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा और मोटा फ्रैंक प्रिंस ऑफ डंप के अल्फाज सुनकर यूं उछला कि गिरते गिरते बचा। वो आंखें फाड़े इमरान को देख रहा था। इसकी फटी फटी आंखों से यूं महसूस हो रहा था कि जैसे इसने अचानक अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। मगर चंद लम्हों बाद इसकी आंखों में शनासाई की चमक उभर आई। अरे प्रिंस, तुम और यहाँ मेरे मकान पर, मोटे ने खुशी से चीखते हुए कहा और फिर मोटा होने के बावजूद उसने इतनी तेजी से आगे बढ़कर इमरान को दोनों बाजुओं में जकड़ लिया कि इमरान खुद भी इसकी इस बेपनाह पूर्ति पर शशदर होकर रह गया। मोटा फ्रैंक इमरान को दोनों बाजुओं में जकड़े यूं खुशी से नाच रहा था
जैसे इस वक्त उसे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अचानक मैसर आ गई हो। अरे अब छोड़ो भी, मेरा तो तुमने एक एक जोड़ हिला कर रख दिया है। इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए कहा। आओ अंदर आ जाओ। यकीन करो प्रिंस, मैं ख्वाब में भी सोच ना सकता था कि किसी दिन तुम भी मेरे घर आओगे। फ्रैंक के लहजे से मुसरत का चश्मा उबल रहा था। इमरान इसके साथ मकान के अंदर दाखिल हो गया। फ्रैंक बाल बच्चों के झमेले से अब तक आज़ाद था, इसलिए इमरान भी बिला झिझक अंदर चला गया। बैठो प्रिंस बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक दावत का इंतजाम करता हूँ। तुम इतनी देर में ये सारे अखबार पढ़ो, मैं सामान इकट्ठा कर लूँ। फ्रैंक ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनो फ्रैंक, इस वक्त मेरा एक एक लम्हा कीमती है। मेरे साथी दुश्मनों की जद में सड़कों पर आवारा गर्दों की तरह फिर रहे हैं। मुझे फौरी तौर पर एक ऐसी इमारत चाहिए जहां मैं और मेरे साथी बगैर किसी मदाखलत के कुछ दिन रह सकें। उम्मीद है तो मेरा मतलब समझ गए होगे, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। प्रिंस की बात को तो मैं ना समझूंगा तो और कौन समझेगा। तुम बेफिक्र रहो, अभी बंदोबस्त कर देता हूँ, फ्रैंक ने एकदम संजीदा होते हुए कहा। और फिर इसने आगे बढ़कर मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फ्रैंक स्पीकिंग जॉनी, पॉइंट नंबर 11 की चाबियां फौरन मेरे मकान पर भिजवा दो। मैंने फौरन कहा है, समझे, फ्रैंक ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा और फिर एक झटके से रिसीवर रख दिया। ये इमारत एफ कॉलोनी के आखिरी हिस्से में है, बिल्कुल अलग थलग, पुलिस समेत हर एक की नजरों से बची हुई। वहाँ 3 कारें भी मौजूद हैं और खाने पीने का तमाम सामान भी मौजूद है। क्या ख्याल है प्रिंस, ये तुम्हारी ज़रूरत के लिए काफ़ी रहेगी? फ्रैंक ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा मुझे कुछ जदीद तरीन असलहा और मेकअप का जदीद तरीन सामान भी चाहिए, इमरान ने कहा। तुम जो कुछ कहोगे हाजिर हो जाएगा। जॉनी तुम्हारे साथ जाएगा। तुम इसे जो लिख कर दोगे, ये चिराग के जिन की तरह सब कुछ हाजिर कर देगा, फ्रैंक ने सर हिलाते हुए कहा। ये जॉनी कैसा आदमी है? दरअसल बात यह कि इस वक्त मुकाबला एक बहुत बड़ी मछली से है। ऐसा ना हो कि जॉनी इस वक्त मछली से का कांटा साबित हो, इमरान ने कहा। जॉनी मेरा सबसे काबिल एतमाद आदमी है। मेरे कहने पर ये अपने आप को भी गोली मारने से दरेग ना करेगा। वैसे अगर तुम फ्रैंक पर एतमाद करो तो मुझे बता दो कि कौन तुम्हारे मुकाबले में है। हो सकता है मैं तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा तुम्हारे काम आ जाऊं, फ्रैंक ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। इस वक्त मुकाबला मैडम कैट से है, इमरान ने जवाब दिया। और फ्रैंक मैडम कैट का नाम सुनकर यूं उछला जैसे उसने इजराइल का नाम सुन लिया हो। क्या कह रहे हो? मैडम कैट पर हाथ डालना चाहते हो? क्यों? क्यों मौत को आवाज दे रहे हो? मादाम के हुक्म के बगैर तो इस मुल्क में मक्खी भी पर नहीं ला सकती। फ्रैंक के लहजे में लड़खड़ाहट थी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? इमरान ने बड़े जहरखंद लहजे में पूछा। मुझ पर तंज मत करो प्रिंस। तुमने जो एहसान अपने मुल्क में मेरी जात पर किया था, मैं एहसान फरामोश नहीं। तुम्हारी खातिर मादाम कैट तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। लेकिन हकाइक बहरहाल हकाइक हैं। ये तंजीम इतनी खौफनाक है और इन्होंने मकड़ी के जाले की तरह मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है कि इनसे बच निकलना नामुमकिन हो चुका है, फ्रैंक ने बड़े मुखलिसाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी और फ्रैंक तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आने वाला शायद जॉनी था, क्योंकि चंद लम्हों बाद जब फ्रैंक वापस आया तो इसके हाथों में चाबियों का एक गुच्छा मौजूद था। मैंने जॉनी को वापस भेज दिया है, क्योंकि मादाम कैट से मुकाबले का सुनकर मुझे अपने अलावा किसी पर एतमाद नहीं रहा, फ्रैंक ने चाबियां इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुनो फ्रैंक, तुम अपने प्रिंस को भी अच्छी तरह नहीं जानते। बहरहाल इतना बता दूं कि मादाम कैट इस वक्त मेरे कब्जे में है और मादाम कैट का एक अहम मोहरा भी। मादाम कैट के सेक्शन 9 का हेडक्वार्टर मैंने तबाह कर दिया है। वहाँ इस वक्त लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो प्रिंस? मादाम कैट तुम्हारे कब्जे में है? ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो इस वक्त तक पूरे शहर की ईंट से ईंट बच चुकी होती, फ्रैंक ने आंखें फाड़ते हुए कहा। दरअसल सब लोग अभी तक ये समझे हुए हैं कि मादाम कैट ही इस तंजीम की सरबराह है। मेरी इत्तला भी यही थी, मगर अब मालूम हुआ है कि असल सरबराह मैडम कैट है और मादाम कैट तो एक मोहरा है, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। बहरहाल फिर भी मादाम की गिरफ्तारी इतनी बड़ी की खबर है कि अब तक सब कुछ तिलपट कर दिया गया होगा, फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। मैंने अपने साथियों को हाइड पार्क में इकट्ठा होने को कहा है। वही ऐसी जगह है जहां इस वक्त भांत भांत के लोग इकट्ठे होते हैं और किसी को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। मादाम भी वहीं होगी। हम इन सबको लेकर तुम्हारी इमारत में चले जाएंगे और फिर मेरे जहन में एक प्रोग्राम है कि किस तरह मैडम कैट के हेडक्वार्टर को तबाह किया जा सकता है। हो सकता है कि मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत पड़ जाए, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बिल्कुल मुनासिब तजवीज़ है।
मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी कार सामने वाले गैराज में है, फ्रैंक ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों बाद फ्रैंक की कार में सवार हो इमरान तेजी से हाइड पार्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। टेलीफोन की घंटी जोर से बजने लगी तो मर्डर सेक्शन के इंचार्ज M1 ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। M1 स्पीकिंग। M1 ने बड़े सपाट लहजे में कहा। नंबर 30 M स्पीकिंग बॉस। एक अजीबोगरीब काम होता मैंने देखा है, दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा कदरे घबराया हुआ था। क्या मतलब? क्या तुम नशे में हो? सीधी बात करो। M1 का लहजा यकलख्त बेहद करख्त हो गया। बॉस, सेक्शन 9 के हेडक्वार्टर को पुलिस ने घेर रखा है। वहां हर तरफ लाशें लाशें बिखरी हुई हैं। इत्तेफाक से मैं वहां से गुजरा तो वहां मैंने एक पुलिस ऑफिसर को देख लिया। इससे मेरे ताल्लुकात हैं और इसके साथ मैं भी अंदर चला गया। वहां मैंने सेक्शन 9 के 8 अफराद की लाशें देखी, जिनमें नंबर 9 की लाश भी मौजूद थी। इसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। इसके अलावा हमारे मर्डर सेक्शन के नंबर 13 और 9 की लाशें इमारत के वस्त में गोलियों से छलनी हुई पड़ी हैं। अंदर कमरे में नंबर 2 की लाश भी पड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक वहां बेतहाशा खुदकार असलहे से फायरिंग हुई है, तो किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। मगर पुलिस के वहां पहुंचते तक मुझे भाग गए थे। सिर्फ लाशें लाशें रह गई हैं। नंबर 30 ने तफसील बताते हुए कहा। हूँ, इसका मतलब है कि हालात तवक्का से ज्यादा खराब हैं। सुनो नंबर 30, शहर में फैल जाओ। जो एशियाई आदमी मशकूक हालत में नजर आए, इसकी निगरानी करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो। इट इज इमरजेंसी। मैं दूसरे मेंबर्स को भी ये हिदायत दे देता हूँ। M1 ने कहा और फिर इसने उंगली से कैडल दबाकर तेजी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस। दूसरी तरफ से मादाम कैट की सेक्रेटरी की आवाज उभरी। सुनो मिस, हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मादाम कैट को अगवा कर लिया गया है। सेक्शन 9 का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। नंबर 9 खुद भी मारा गया है। मेरे सेक्शन के 3 आदमी भी हलाक हो गए हैं और चौथे को शायद अगवा कर लिया गया है। M1 ने तफसील बताते हुए कहा। ओह ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? मादाम को कैसे अगवा किया जा सकता है? ये नामुमकिन है। सेक्रेटरी की खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। सब कुछ हो चुका है। तुम ऐसा करो कि मैडम कैट को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर कॉल करके हालात बताओ और इसके साथ साथ पूरे शहर में मौजूद अपने आदमियों को अलर्ट कर दो कि वो मादाम कैट को तलाश करें और साथ साथ हेडक्वार्टर में हिफाजती इंतजाम भी सख्त कर दिए जाएं। M1 ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी मैडम कैट को कॉल करती हूँ, सेक्रेटरी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। M1 अब शहर में मौजूद मर्डर सेक्शन के दूसरे मेंबर्स को कॉल करके उन्हें हिदायत देने में मसरूफ हो गया। इसने फिलहाल निगरानी के अहकामात जारी किए थे, क्योंकि इसके जहन के मुताबिक जब तक मादाम ना मिल जाए कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खतरा था कि गैर मुल्की जासूस कहीं इंतकामी तौर पर मादाम को हलाक भी ना कर दें। अभी वो तमाम मेंबर्स को हिदायत देकर फारिग ही हुआ था कि कमरे में तेज सीटी की आवाज गूंज उठी और M1 बुरी तरह चौंक उठा। इसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरे में एक आवाज उभरी। ये मैडम कैट की करख्त आवाज थी। M1, ये मादाम कैट की सेक्रेटरी ने क्या रिपोर्ट दी है? ओवर। मैडम कैट के लहजे में बेपनाह करख्तगी थी। रिपोर्ट दुरुस्त है मैडम, M1 ने जवाब दिया और फिर इसने नंबर 30 से मिलने वाली इत्तलात तफसील के साथ दोहरा दी। सारे शहर की ईंट से ईंट बजा दो, तमाम सेक्शनों को हरकत में ले आओ। मैं तुम्हें इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाती हूँ। मैं 2 घंटे के बाद हेडक्वार्टर पहुंच रही हूँ। मेरे पहुंचने से पहले मादाम कैट वापस पहुंच जानी चाहिए और तमाम गैर मुल्की जासूस भी जिंदा या मुर्दा हेडक्वार्टर में मौजूद होने चाहिए। मैं अपने दांतों से इनका रेशा रेशा अलग करना चाहती हूँ। मैडम कैट के लहजे में इतनी सफाकी थी कि M1 जैसे सफाक आदमी का भी रुआं रुआं कांप उठा। बेहतर मैडम, M1 ने मौदबाना लहजे में कहा। वैसे अगर हो सके तो कोशिश करना कि ये लोग जिंदा ही गिरफ्तार हो जाएं। मैं खुद अपने हाथों से इनकी हड्डियां तोड़ना चाहती हूँ, मैडम ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। M1 ने बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी और M1 ने फोन उठा लिया। M1 स्पीकिंग। M1 ने कहा। इंचार्ज सेक्शन 13 स्पीकिंग। मुझे सेक्रेटरी ने मादाम के अगवा होने की खबर दी है और मालूम हुआ है कि आपका सेक्शन इस सिलसिले में काम कर रहा है। अभी अभी मेरे सेक्शन के एक मेंबर्स ने इत्तला दी है कि इसने मादाम को बेहोशी की हालत में हाइड पार्क में देखा है। आपके सेक्शन का नंबर 11 भी वहीं मौजूद है, वो भी बेहोश है। ये दोनों अभी अभी वहां पहुंचे हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ टैक्सियों में और भी एशियाई वहां पहुंच रहे हैं, नंबर 13 ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, वेरी गुड न्यूज़। ऐसा करो कि हाइड पार्क के घेरा डाल दो और वहां बेहोश कर देने वाली गैस फैला दो और जितने भी एशियाई वहां मिले इन सबको उठाकर हेडक्वार्टर में पहुंचा दो। पुलिस वगैरह की फिक्र ना करना, खुलकर काम करना। मादाम और 11M को खास तौर पर पहले कवर करना है।
हमें मादाम के साथ साथ वहाँ मौजूद तमाम एशियाई जिंदा हालत में हर कीमत पर हेडक्वार्टर में चाहिए, चाहे पूरे शहर को क्यों ना हलाक करना पड़े। M1 ने हिदायत देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, ये काम मेरे लिए बेहद आसान है, दूसरी तरफ से कहा गया, और M1 ने रिसीवर रखने के बाद हेडक्वार्टर के बैरूनी गेट इंचार्ज को फोन करना शुरू कर दिया ताकि उसे आने वालों को स्पेशल रूम में पहुंचाने की हिदायत कर सके। गेट इंचार्ज को हिदायत देने के बाद M1 ने इत्मीनान का तवील सांस लिया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि न सिर्फ मादाम सही सलामत वापस आ जाएगी, बल्कि तमाम जासूस भी पकड़ लिए जाएंगे। वो सेक्शन 13 की कारकर्दगी को अच्छी तरह जानता था कि वो लोगों को अगवा करने में किस कदर माहिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।